चलिए बच्चा पार्टी करते हैं शुरू हमारा आज का सेशन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो यार सीए फाउंडेशन इस कोर्स को थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझते हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट क्लास बट मैंने ना कहीं पढ़ा था एंड टेल मी डू यू एग्री विद मी और नॉट। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। सुना है किसी ने कहीं? नहीं सुना है? इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, अभी तो सुना है। इसका मतलब क्या होगा, क्या लगता है आपको? इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, इसका मतलब क्या होगा? चलो मैं बताता हूं, ठीक है। तो मैं जब पढ़ता था सीए फाइनल की क्लास में, तो सीए फाइनल की क्लासेस तो बड़ी ऐसी बोरिंग टाइप्स होती है। तो सीए फाइनल की क्लास में हमारे एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी। वो पढ़ाई को छोड़ के जो बात बोलते थे ना वो दिमाग में बैठ जाती थी। तो उन्होंने कहा था कि 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो सिर्फ प्लान करते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। क्या उन बच्चों का रिजल्ट आएगा? टेल मी यस और नो। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लान करते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करते। सही कहा ना। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं प्लान नहीं करते, उनका रिजल्ट आएगा। जो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं पर कुछ प्लान नहीं करते, उनका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? Because without planning if you do work, so there is a difference between donkey work and smart work, so that is kind of a donkey work. तीसरे टाइप के बच्चे पता है कौन से होते हैं? जो प्लान भी करते हैं एग्जीक्यूट भी करते हैं, उनका रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज प्लान भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। हमारे क्लास में ना एक बैक बेंचर था लास्ट बेंच पे, वो हाथ ऊपर करके कहते हैं नहीं नहीं सर, चौथे टाइप का भी एक बच्चा होता है। सर ने बोला कौन सा? बोले जो ना प्लान करते हैं ना एग्जीक्यूट करते हैं, हम उनमें से है। वाह जबरदस्त यार, ये बात बहुत सही है। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आप कोई भी मूवी देख लो, कोई भी वॉर वाली मूवी जैसे कि बाहुबली देख लो, आपने उसमें देखा होगा कि सबसे पहले बैठ के प्लानिंग की जाती है और फिर बाद में उस पर एग्जीक्यूशन किया जाता है। ट्रस्ट मी, सीए की जो एग्जाम है ना, इट्स नथिंग लेस देन अ गेम ऑफ अ चेस। मैं आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा हूं, मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैंने नोट्स में लिख के दिया है बट मैं आपको मेरे बारे में एक ब्रीफली बताता हूं। मैं बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होता था। मुझे लिटरली मम्मी से मार खानी पड़ती थी पढ़ाई करने के लिए। बट आई एम स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी सेक्रेटरी। आई हैव डन डिप्लोमा इन आईएफआरएस फ्रॉम एसीसीए यूके, बट मैंने बीकॉम नहीं किया है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अब सवाल यहां पर यह है कि व्हाट मेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन? देयर वर सम लाइफ चेंजिंग टीचर्स इन माय लाइफ ऑनेस्टली, और उन्होंने ना मुझे बस ये चीज रियलाइज करवाई कि यार पढ़ाई जो है ये एक पासपोर्ट की तरह है। हम लोग वी आर नॉट बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन अवर माउथ। अगर मैं कोई बहुत बड़े घर में हुआ होता था ना, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, शायद मैं कंफर्ट जोन में होता था और वो कंफर्ट जोन से मैं कभी बाहर आने की कोशिश नहीं करता था। बिकॉज सीए मेक्स यू अनकंफर्टेबल। सीए ये कोर्स में कंफर्ट जोन में रहने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, राइट? तो आप लोगों को बस ये समझना है कि मुझे अगर इस कोर्स में सक्सेस चाहिए, जो कि सबको चाहिए। क्या यहां पर कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो फेल होने के लिए आया? नहीं, हर एक बच्चा यहां क्या देखने आया? अपने रिजल्ट पे सक्सेसफुल, है ना। इंस्टीट्यूट अब पास और फेल नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो हम ना थोड़ा पहले 10-15 मिनट स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि जो मुझे 4 घंटे मिल रहे हैं, आज 2 घंटे और कल 2 घंटे, ये 4 घंटों में ना मैं आपको कुछ शॉर्ट 20-25 मार्क्स देकर जाऊं, जो आपको अश्योर्ड है कि यार ये अंशुल सर आए ना, ये तो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो वो 20-25 मार्क्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। माय नेम इज CS अंशुल अग्रवाल। आई एम फाउंडर ऑफ एकाग्रता। आई वाज ex-director and #1 educator at Unacademy till 2023. I'm teaching since last 12 plus years, and besides being a chartered accountant teacher, I'm a vlogger, Josh Talk speaker, and a motivator. I believe in these 3 mantras, and that is patience, trust, and self-reliance. And trust me, it will change your life. You have to trust the process. You have to trust yourself. अभी देखना, थोड़ी सी देर बाद, मे बी आधे घंटे बाद, कुछ लोगों की बॉडी मूवमेंट चालू होगी। अच्छा, मेरे एंगल से अगर आप यहाँ के देखोगे ना, आपको अभी से लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही है। मैं बॉडी लैंग्वेजेस पढ़ सकता हूँ। जैसे हमारे एक भैया है अभी यहाँ, ठीक है, मैं पॉइंट नहीं करना चाहता, बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे हैं,
बहुत बढ़िया फील हो रहा है। फिर किसी की बॉडी लैंग्वेज होती है। आपको पता है सीए फाइनल के बाद एक कोर्स करना होता है आपको, उसका नाम है AICITSS। पता है आपको इसके बारे में? एडवांस इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। आइला सर यही एक पेपर लग रहा है पूरा के पूरा, है ना? इसका एक एडवांस कोर्स होता है हैदराबाद में, इंस्टीट्यूट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हैदराबाद में। जब आप इंटर में आओगे तब इस पे बात करेंगे। भाई लोगों, एक ही चीज कहूंगा, अगर लाइफ में मौका मिला ना, वो कोर्स जरूर करना। आई हैव अटेंडेड दैट कोर्स, आई वाज इन द 4th बैच ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ICI हैदराबाद। वो कोर्स में ना आपको सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, हाउ टू रीड माइंड ऑफ पीपल, हाउ टू रीड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ पीपल, हाउ टू रीड द लिपसिंग। सीए छोड़ के सब कुछ सिखाया जाता है जो MBA वाले लोग टिपिकली सीखते हैं। योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट में डालें, मतलब ये रिलैक्स्ड वाला जो जोन है ना, इससे सीधा हो जाए 90 डिग्री। चेयर्स बड़ी कंफर्टेबल है, बट हमें इस पे थोड़ा डिस्कंफर्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ाई भी जब करने बैठ रहे हो ना, नेवर पुट योर हैंड बिलो योर नेक, बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू टू द रेस्टिंग स्टेज, है ना? ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। आधे घंटे बाद देखना सब लोग थोड़ा सा हिलना डुलना चालू होंगे, सो दैट विल हैपन, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? एवरीथिंग इज प्रिंटेड इन योर नोट्स। हम लोग 5 सितंबर से YouTube पे रोज शाम को 5 बजे सीए फाउंडेशन की मैराथन्स करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू कंडक्ट डेली सेशंस फॉर यू, और पूरा प्लान बन चुका है। एक एक चैप्टर एक एक दिन कवर होने वाला है डिटेल तरीके से। दिस प्लान इज प्रिंटेड इन योर सक्सेस बुकलेट, एग्जाम सक्सेस बुकलेट। सो आप लोगों को यही कहूंगा कि ये 2 दिन का पूरा फायदा उठाना है। इसके बाद में आप मुझे YouTube पे देख सकते हैं, चैनल का नाम वहां पे लिखा है, और लिंक्स आपको मिल जाएगी एक QR कोड स्कैन करके। इतना ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा, ऑन 14 सितंबर आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ फुल सिलेबस टेस्ट। दैट फुल सिलेबस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट बी बेस्ट अंटिल यू टेस्ट। ये चीज ध्यान रखना। हमें एग्जामिनेशन राइटिंग की देनी है, राइट? इकोनॉमिक्स और QA का MCQ पेपर है, तो आप उसके MCQ सॉल्व करते हैं। बट एक कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चा कहता है अकाउंट्स और लॉ में, सर लॉ, स्पेशली लॉ, सर आंसर्स नहीं लिखने को हो रहा है, आंसर्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। लॉ समझ में आता है, प्रोविजन क्लियर है, टीचर जब पढ़ाते सर रॉन्ग सॉलिड, एग्जाम्पल एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल देते, लेकिन जब लिखने जाते सर तो आंसर्स नहीं लिख पाते, समझ में नहीं आता वेयर टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग लॉ में? डू यू फेस दिस प्रॉब्लम? ठीक है, मैं बता रहा हूं, मेरा CS करने का रीजन, ऑब्जेक्टिव ही लॉ था। मुझे लॉ बड़ा पसंद था, मे बी मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने लॉ में इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था लॉ। लेकिन ना मैंने अपनी एक डेफिनेशन बनाई है लॉ की, सुनना चाहोगे? दूर से देखा तो लड़की बाल बना रही थी, दूर से देखा तो लड़की बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो गैया पूंछ हिला रही थी। नाउ दिस इज लॉ। एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज ये सब्जेक्ट पढ़ते समय बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा लगता है बस दुनिया में और कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉ है। जब लिखने जाते हो ना, तब रियलिटी चेक होता है कि भैया गैया पूछ हिला रही है, मैं कुछ और समझ के आ गया। तो लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। नेक्स्ट 25 डेज गाइस, पुट अप अ टारगेट। मैं डेली के 2-2 आंसर्स मिनिमम लॉ में लिखने ही वाला हूं, ये चीज का ध्यान रखना है। कमिंग टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में बहुत बार बच्चा ऑडिटिंग बेस्ड स्टडी करता है। व्हाट इज ऑडिटिंग बेस्ड स्टडी? यू टिक मार्क द क्वेश्चन, यू टिक मार्क द आंसर, ठीक है? काफी बार कैलकुलेटर पे करता है, काफी बार बस नजरों से कर लेता, देखा 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 देखा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में लिखना है। लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स कमेंट से, सर सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं 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 सर, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? सिंगल एंट्री आर वेरी लेंथी, यू फील दिस, राइट? Why do you feel that? कितना लगता है कि एवरेज टाइम सिंगल एंट्री का 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने में? What do you think, guys? 15 to 20 minutes, but it's a good time, huh? और कोई 25 minutes, half an hour, right? To start with 25 minutes, 30 minutes. अच्छा, अगर 10 मार्क का बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आया तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट। अभी करके देता हूं, है ना? But that's not the case with single entry system. Why is it so? Too many working notes. You have to make trading account, P&L account, balance sheet, then cash book, maybe single column, double column.
then debtors account, creditors account, bills receivable account, bills payable. भाईला ये क्या है? But tell me one thing, can we not achieve a target of solving this question in 18 minutes if we do practice? What if we solve this type of question 5 times? आपको नहीं लगता 5वीं बार मैं 18 मिनट का टारगेट अचीव कर लूंगा? और ये 18 मिनट कहां से आया? एग्जाम में कितने मिनट्स मिलते हैं हमें? 180 मिनट्स. फॉर हाउ मेनी मार्क्स ऑफ पेपर? 100 मार्क्स ऑफ पेपर. So 180 divided by 100, that means you get 1.8 minute for every mark. And if it's a 10 mark question, then what? So you have to be very careful. मैं प्लीज बता रहा हूं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? कुछ ही महीनों में आप इंटरमीडिएट में आओगे. इंटरमीडिएट में मई 24 के बाद पूरे 6 पेपर्स में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है. आई डोंट नो ये कॉन्वर्सेशन करना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक लेट्स डू इट. इंटरमीडिएट का कोई भी पेपर 2 पार्ट्स में आता है. पार्ट 1 30 मार्क एमसीक्यू, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 70 मार्क. गाइस 30 मार्क्स के जो इंटर के एमसीक्यूज है, काफी बार बच्चा 2 घंटे वही कर रहा है. 3 घंटे के पेपर में से 2 घंटे सिर्फ एमसीक्यूज करने में वेस्ट कर रहा है, बिकॉज वो एमसीक्यूज फाउंडेशन की तरह नहीं होते हैं. सो आप लोगों को अभी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. हैव यू एवर थॉट कि फाउंडेशन में क्यूए और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू क्यों है और अकाउंट्स और लॉ डिस्क्रिप्टिव क्यों है? बिकॉज ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके साथ आगे इंटर में और फाइनल में जाने वाले हैं. क्यूए और इकोनॉमिक्स नहीं जाएगा, उसके कंसेप्ट जाएंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा, बट पेपर आपको नहीं लिखना है. तो राइटिंग स्पीड पे फोकस करना है. एटलीस्ट सॉल्व 2 क्वेश्चंस डेली ऑफ अकाउंट्स and write 2 answers daily of law for the next 25 days. It's really going to increase your speed a lot. Correct? करोगे सभी जने? Now, as I said, fail to plan, plan to fail. Let's start with strategizing how to start with our paper. ये नहीं है आपकी स्लाइड में, इसको बस समझ लीजिएगा. मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, डोंट वरी. हमारा अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है? ठीक है, हमारा पेपर जो है वो टोटल होता है 125 मार्क्स का, जिसमें से हमें कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है? 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है. यहां जितने भी लोग बैठे हैं, क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक कभी भी एक बार कोई तो 100 मार्क का पेपर सॉल्व किया है अकाउंट्स का? एनीवन? यू हैव सॉल्व दैट पेपर? वेरी गुड, गुड नंबर. ओके सर, आप मुझे बताएंगे थोड़ा आपका एक्सपीरियंस क्या था? आई डोंट वांट टू नो द मार्क्स. जब आपने पहला पेपर सॉल्व किया था, वर यू एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम? यू वर नॉट एबल टू. कितने मार्क्स का हुआ था? नो, फर्स्ट पेपर. ओके, 100 मार्क का हो गया था पूरा पेपर. व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर द पेपर? लेंदी था, टाइम कम पड़ रहा था. ओके, अदर्स हु हैव गिवन एनीथिंग यू ऑब्जर्व्ड? बैठो बैठ, इतना सम्मान मत दे भाई. हाँ, अब आया ना, देखो बाकी लोग. हाँ, ये देखो तुम लोगों को फुकट में एक्सपीरियंस मिल रहा है बिना कुछ किए. पहली चीज ये पॉइंट बहुत सही है. कंफ्यूजन होता है ना, चीज भूलने लगते हो. आ रहा है बैंक रिकंसिलिएशन, कंफ्यूज, मेथड नंबर 1 से करना है या मेथड नंबर 2 से करना है. आंखों के आगे लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. इसका फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है? ऐसा होता है, पैनिक हो जाते हैं कुछ बच्चे. ऐसे बॉलीवुड मूवीज में, साउथ इंडियन मूवीज में नहीं देखा, विलन मार खाता है तो पीछे एक सुनने की आवाज आती है, सुन. ऐसा लगता है हमें भी दिया किसी ने, हमारे को एकदम ऐसा सुन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं. ट्रू और फॉल्स में छोटे छोटे चीजों में मिस्टेक करते हैं. यार एक बात समझ नहीं आती, ये रियलाइजेशन कब बनता है और रिवैल्यूएशन कब बनता है? ये क्या था? अच्छा, ये कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या फर्क होता है? ये चीजें अभी आपको पता है, वो एग्जामिनेशन कंडीशन में पता नहीं चलती है. गाइस, इट इज अ वेरी इंटेंस सिचुएशन. इमेजिन मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. पूरी दुनिया देख रही है वो मैच, है ना? सबसे महंगे टेलीविजन एड्स चलते हैं उस मैच के समय. एक प्लेयर स्ट्राइक पे खड़ा है बैटिंग करने के लिए, उस पर कितना प्रेशर होता होगा. वही प्रेशर आप लोग फील करेंगे जब पहली बार 100 मार्क का पेपर देंगे. क्या वो प्रेशर सीधा आईसीआई के एग्जाम में जाके फील करना चाहते हैं? नहीं, वहां पे ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं करना है. क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं,
हम लोगों को भी करनी है, तो माइंड में फिट कर लो। फुल सिलेबस की टेस्ट है 14 तारीख को। कब है? 14 सितंबर। पूरा इंडिया पेपर कब देगा? 16 सितंबर। आप लोगों को कब देना है? टाइमिंग अभी बता रहा हूं, 2 से 5। आईसीआई का ही टाइमिंग है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। और कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता है? फुल सिलेबस का पेपर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो पूरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे, एंजाइटी ब्लैंक होना, इसका मतलब क्या? अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था 2025 का, तो मैंने बोला आईसीआई का पेपर। अच्छा, आईसीआई का पेपर घर पे सॉल्व किया था? नहीं, अच्छा, सेंटर पे जाके किया था, ओके। तो उधर जब पेपर लिखने बैठी थी, कॉन्सेप्ट सारे आते थे, क्वेश्चंस भी काफी सारे सॉल्व किए थे, लेकिन जब पेपर करने बैठी तो आती हुई चीज गलत हो गई। आती हुई चीज गलत हो गई। कैलकुलेटर पे फिगर्स कुछ आ रही है, लिख कुछ ही रहे। हम मंदबुद्धि नहीं है, लेकिन वहां भी मंदबुद्धियों की तरह ही कर रहे हैं। ऐसा होता है, हाथ कांपते हैं। या क्या? हम सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान लॉ में होता है। घर से कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं, मां कसम सारे सेक्शन नंबर्स मुझे याद है, आज तो जाके छाप दूंगा। वहां जाकर अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। कंफ्यूजन है ना। देखो भाई, मैं एक चीज बताऊं, मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर मेरी ये बातों से किसी को डर लग रहा है तो डरो, मैं ना हकीकत बता रहा हूं। मैं इसीलिए अभी बता रहा हूं, एग्जाम से पहले टारगेट सेट कर लो यार कि मुझे एक फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना है। एंड लेट मी टेल यू, आप लोगों के पास एक गोल्ड माइन है, और वो गोल्ड माइन है मई 2025 में आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज किए हैं। किस किस को उसके बारे में नहीं पता? मॉडल टेस्ट पेपर्स, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज बाय आईसीआई मई 25। ओके, चलो एक को ही नहीं पता है। अच्छा, आपको भी नहीं पता है, ले लेना वो पेपर जाने से पहले, पूछ लेना मुझसे किसी से भी, हाउ टू डाउनलोड दोस पेपर्स फ्रॉम आईसीआई वेबसाइट। गाइस, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गोल्ड माइन, ट्रस्ट मी। किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं, अगर वो 10 पेपर्स आप सॉल्व कर लेते हो ना, इट्स ओवर। टॉपिक वाइज नहीं मैडम, पेपर वाइज करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब पेपर का फॉर्मेट समझेंगे। आपका 125 मार्क का पेपर है, 100 मार्क लाने हैं। भाई, पास होने के लिए कितना चाहिए? दिमाग से निकाल दो 40 निकाल दो भाई लोग दिमाग से। जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, इन 2009-10 आई वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ पुणे ब्रांच ऑफ विकासा ऑफ आईसीएआई। आपके यहां पर दिल्ली में क्या चलता है? निकासा, नॉर्थ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। मैंने पुणे से सीए किया है, वहां चलता है विकासा, मैं उसका वाइस चेयरमैन था। मैं एक डेटा दूं आपको, हैरान हो जाओगे आप लोग। 100 बच्चे अगर सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं, 22% एवरेज रिजल्ट है, तो पास कितने हुए? 22। अनसक्सेसफुल कितने हुए? बोलो ना यार, 78। सही है। अब ये जो 78 स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल हुए ना, इनका मैंने एनालिसिस किया था। उस समय सीपीटी की एग्जाम होती थी, बात तो एक ही है। ये फेल क्यों हुए? 78 में से करीबन 45-50 बच्चे वो हैं जो सब्जेक्ट वाइज पास हो गए, एग्रीगेट में फेल हुए। मतलब who score is above 160 marks but less than 199 marks. Can you imagine this? This is a disastrous situation. It's a very bad situation. आपको अकाउंट्स, लॉ, क्यूए, इको में 40 मिले, एग्रीगेट कितना हुआ? 160. But how much you need to pass? 200. What will you say about this student? अगले अटेम्प्ट में ये बच्चा समझ ही नहीं पाएगा यार मैं कहां गलती कर रहा हूं। अगले अटेम्प्ट में ये एक विशियस सर्कल में अटक जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग से 40 निकाल दो। 2 थॉट्स है, 2 में से एक स्ट्रैटेजी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी का नाम है SWOT। कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म? हाँ, स्वॉट तो मतलब हो गया, फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हम बचपन में जाते हैं थोड़ा, 10th स्टैंडर्ड तक हमने 14 से 15 सब्जेक्ट्स पढ़े, आपको पता है। लेकिन ये 14 से 15 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट बड़े पसंद होते थे, मजा आता था। कुछ सब्जेक्ट का कारण सब्जेक्ट होता था, कुछ सब्जेक्ट का कारण टीचर्स होते थे। कंप्यूटर के टीचर, तुम्हें जो मैंने देखा, क्या बढ़िया सब्जेक्ट लगता था। हिस्ट्री के टीचर, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, समझ ही नहीं आ रहा भाई। हम लोग क्या करते थे? हम चूजी होते थे, हम कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते थे, बढ़िया परफॉर्म करते थे, उसमें हमारा स्कोर आता था 70, 75, 80 एंड सो ऑन, राइट।
कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें हम डिसइंटरेस्टेड होते थे उसमें स्कोर कम आता था। एग्जैक्टली इसी को स्वॉट कहते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं हु आर गुड इन प्रैक्टिकल, वीक इन थ्योरी? रेज योर हैंड्स। ये देखो भाई ने आते ही हाथ ऊपर कर दिया। सर पहले बोलते बाहर से हाथ ऊपर करके, गुड इन प्रैक्टिकल, वीक इन थ्योरी। देखो ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो एक बात बताओ भाई, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 40 लाने से काम बनेगा क्या? 70 का टारगेट रखो कम से कम। कितने का? 70 का, 70 का मिनिमम। समझ गए? 40 को दिमाग से आउट कर दो। अच्छा, थ्योरी पसंद नहीं है, फिर भी 40 तो लाना ही पड़ेगा। घर में कभी कभी ऐसे कोई फूफा जी होते हैं ना, कंप्लेन्स करते हैं, नहीं पसंद, पर कभी सामने आगे तो पाओ तो पढ़ना ही पड़ता है। वो 40 मार्क, वही 40 मार्क है, वही चीज करनी है। 40 से नीचे नहीं जा सकते हो। तो 70-40 लाना है ताकि एग्रीगेट का प्रॉब्लम ना हो। गाइस लेट मी टेल यू, 160 to 199 इज लिटरली अ बैड जोन। अगले अटेम्प्ट में आप बाल खींचोगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्यों फेल हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहली स्ट्रैटेजी है स्वॉट एनालिसिस। दूसरी स्ट्रैटेजी बताऊं? चलो सर मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं, मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो सब में 50 लेके आओ। फिर 40 की फिगर दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर मैं 50 लेके आता हूं ना तो क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट वाइज भी अचीव हो जाएगा और मेरा एग्रीगेट भी अचीव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बनाओ कि मुझे किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1A, इट इज अ 12 मार्क क्वेश्चन ऑन ट्रू और फॉल्स। कितने स्टेटमेंट्स आएंगे? 6। ईच स्टेटमेंट 2 मार्क। 1 मार्क is for correct answer, true or false, and 1 mark is for reasoning. A common question that a student asks, sir, true में reason क्या लिखूं? आता है दिमाग में सवाल, सर true में reason क्या लिखूं? Let's take an example. सर एक स्टेटमेंट आया एग्जाम में that as per the provisions of Companies Act, a company is supposed to pay interest on calls in advance at the rate of 12% per annum. True है, सबको पता है। सर इसका रीजन क्या लिखूं? क्या लगता है क्या रीजन लिखोगे इसका? क्या लिखेंगे? सेम लिख देते हो, सेम स्टेटमेंट लिखते हो। हाँ, अब एक चीज यहां मेरी ध्यान रखना, चोर वो नहीं होता है जो चोरी करता है, चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है। क्या मतलब सर, कहना क्या चाहते हो? देखो सेम लिखोगे ना तो शायद पकड़े जाओगे। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, if a shareholder pays calls before it is asked by company, it is known as calls in advance. A company can accept calls in advance only if it is allowed by articles of association, and thereby the company is liable to pay interest at the rate of 12% per annum. हो गया भाई, वही झाग वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले, बस घुमा के लिखना है स्ट्रेटेजिकली। चेस वाले गेम की बात याद रखना, 6 स्टेटमेंट्स 12 मार्क्स। सहवाग कभी भी सेंचुरी नहीं बनाता था, लेकिन सहवाग इंडिया को बहुत अच्छी ओपनिंग देता था। रोहित शर्मा सेम स्टोरी। रोहित शर्मा से बहुत कम लोग एक्सपेक्ट करते हैं भाई सेंचुरी बनाएगा, वो कोहली से एक्सपेक्टेशन है, वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। शर्मा जी से क्या एक्सपेक्टेशन है? भाई तू ठोक, तू छक्के मार दे, हमारा 5 ओवर का एक रन रेट सेट कर दे, मैटर खत्म। फिर तो निपट भी लिए शर्मा जी, आप जाके आराम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रंट फुट पे जाके खेलो भाइयों, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। देखो 20 मार्क का क्वेश्चन है, 1.8 मिनट के हिसाब से कितना टाइम है? 36 मिनट। ये दिमाग में बैठा ना सबके? 36 मिनट है। ईमानदारी से करोगे ना 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। यू विल स्पेयर 16 मिनट्स राइट एट क्वेश्चन नंबर 1। एंड गाइस कम ऑन, थिंक अबाउट इट। 20 में से अगर मेरे 15 मार्क भी कंफर्म होते हैं, सो आई एम इंचिंग सो मच क्लोजर टू गेटिंग पास, राइट? मैं पास हो रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1B, इट्स अ नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन। आपको पता है लास्ट अटेम्प्ट में 1B में क्वेश्चन क्या आया था? व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी? बच्चा अब हमेशा पूछता है सर 1B की तैयारी कैसे करूं? डिफिकल्ट पढ़ के जाता है। कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, एकदम भारी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? इंस्टीट्यूट क्या पूछता? व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 1B मेरे हिसाब से आपको यह बताता है कि जब आपने क्लासेस की है, तो जब आपके टीचर्स आपको बाकी चीजें बता रहे थे ना, आप कितनी अटेंटिवली सुन रहे थे। जैसे अभी मैं ये जो चीजें बोल रहा हूं, कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं।
अबे क्या कर रहा है, काय को बुलाया था यहाँ पे, अबे कंपनी अकाउंट पढ़ाता, पार्टनरशिप पढ़ा देता, ये क्या ज्ञान पे ले जा रहा है, नहीं जरूरत मेरे को इन सब की, क्या कर क्या रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ये जरूरी है। गाइस टेल मी इफ आई आस्क यू, ठीक है, लेट्स सिक्योर 4 मार्क्स, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी, वन एट अ टाइम, कोई भी। हाँ जी सर, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको थोड़ा अलग तरीके से करूं, अकाउंटिंग, एक वर्ड बोल दूं, अकाउंटिंग, वेरी गुड, एनीवन एल्स? हाँ जी सर, कंसल्टेंसी, ऐसा भारी भारी वर्ड फेंकने का, बहुत बढ़िया, और ऑडिटिंग, पता नहीं सर अपने को, और एडवाइजरी, आर्बिट्रेशन। लेकिन सिर्फ वर्ड लिख के काम नहीं चलेगा भाई, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टैक्सेशन नहीं लिख सकते, थोड़ा सिंप्लीफाइड है, ये तो बहुत डेंजरस लिख रहे हैं, टैक्सेशन नहीं लिख सकते भाई लोग। कैन वी नॉट से, क्योंकि शार्क टैंक की जनता की ऑडियंस है हम लोग, कैन वी नॉट से अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, पेरोल मतलब प्रोसेसिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज। ब्रो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, बट एक चीज कंफर्म है, ये मान के चलो 4 में से 4 शायद नहीं मिलेंगे। हाँ मैं कह सकता हूं ट्रू एंड फॉल्स में 12 में से 12 मिलेंगे, एग्री करते हैं सभी जने मुझसे? ये क्वेश्चन में से 4 में से 4 नहीं मिलेंगे, तो हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं, 1A में 12 मार्क मिल लिए, 1B में 2 मार्क ले लेते हैं, 14 मार्क। अब आते हैं 1C में, 1C में आते हैं छोटे क्वेश्चंस, जैसे कि 3 बार क्वेश्चंस आए हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी से, 2 बार आया है सेल्स बुक पे, 1 बार आया है कैश बुक पे। आज की सेशन के पहले पूरा ये एनालिसिस करके एकदम तगड़ा। 3 बार क्वेश्चन आए डेप्रीसिएशन पे, डेप्रीसिएशन के गाइस ऐसे क्वेश्चन जो आप लिटरली अभी बैठ के 60 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। चेंज इन लाइफ ऑफ एन एसेट, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट, ऐसे क्वेश्चंस आए। एक बार डेंजर क्वेश्चन आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, 4 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन टाइम 10 मार्क के जितना खाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बट एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप 4 आउट ऑफ 4 ला सकते हैं ये क्वेश्चन में, सो दैट मेक्स योर स्कोर एज 12 + 2 + 4, so you are principally getting 18 marks in question number 1. Please understand it is a mandatory question, you can't leave it for option. पर एक चीज ध्यान रखना, ये कहीं नहीं लिखा है कि you should start your paper with question number 1, ये दिमाग से निकाल देना। क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करना कंपलसरी नहीं है। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? कोई भी डाउट हो बिल्कुल बिंदास पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, you have to solve any 4 out of 5 questions। 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, मतलब एक ऑप्शन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हैज एन इंटरनल ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑप्शन, लेट्स डिस्कस। सपोज बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो 20 मार्क्स के हैं, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि दे कैन आस्क यू 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। अगर पेपर लेंथी बनाना है तो क्या करेंगे? हाँ 5 5 5 5 और 10 5 5। अच्छा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो पता है क्या करेंगे? 20 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। लास्ट एग्जाम सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग, पेपर पैटर्न सेम है, 20-20 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे वहीं पे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज समझ लो, 20 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना, तो उसमें कुछ तो ऐसा ट्रेजर एंड छुपा है जो कहीं ना कहीं हमें अटकाएगा जरूर। बहुत डीप नॉलेज की जरूरत होती है 20 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर क्या फाउंडेशन में आया है 20 मार्क का क्वेश्चन? मई 2018 फाइनल अकाउंट्स का 20 मार्क का क्वेश्चन आया है। सर उसके बाद कभी आया है? बिल्कुल आया है, एक बार क्वेश्चन आया सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स को मिक्स करके 20 मार्क का क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5A आपको कहा है 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5B यहां पर 2 क्वेश्चंस देंगे, आइदर यू हैव टू सॉल्व 1 और यू हैव टू सॉल्व 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं। और फिर क्वेश्चन नंबर 5C which will be another 5 mark compulsory question। तो वैसे तो क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, पर आपको सॉल्व कितने मार्क्स का करना है? 20 मार्क्स का। क्लियर हुआ?
ये सारी सिचुएशन में एक अच्छी चीज पता है क्या हुई, पेपर थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया आईसीआई का, और ये अच्छी चीज है हमारे लिए। वो एनालिसिस में आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। जो पहला चैप्टर आज हम करेंगे और आज चालू करके खत्म कर लेंगे मोस्टली, वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गाइस इसका मई 2018 से एनालिसिस आप लोगों के सामने है। मई 2018 it was the attempt in which CA foundation exam was introduced for the very first time. इससे पहले सीपीटी की एग्जाम होती थी। मई 2018 से लेकर अभी तक का आप एक बार बैंक रिकंसिलिएशन का सिर्फ ऑकरेंस देखिए। 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स। अब हम आते हैं रीसेंट एग्जाम्स। रीसेंट एग्जाम्स मई 24, जून 24 ऑनवर्ड्स। 5 mark question on method number 2. What is method number 2? Adjusted cash book method. September 24, 10 mark question, question number 2A on method number 1. January 25, 10 mark question, question number 2B again on method number 1. What is method number 1? Without adjusting cash book. May 25, 10 mark question, again question number 2B. Guys, एक बात बताओ, इन तीनों को देखकर हम क्या ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं? सितंबर 25 को कहेंगे तेरा क्या होगा कालिया? कितने मार्क का लग रहा है बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन? 10 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलो 10 नहीं, 5 का तो आएगा। किस क्वेश्चन नंबर में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? 2B या 2A, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में। ये एनालिसिस काम आएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगा, लिखो मत, जहां लिखना होगा बता दूंगा। वैसा ही एनालिसिस लेके आऊं एक दूसरे चैप्टर का जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सारे एनालिसिस लाऊं दोस्तों मई 2018 से, क्योंकि वहां से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है। लुक एट दिस, 14 मार्क, पहले ही एग्जाम में मास्टर स्ट्रोक, 14 मार्क का वेटेज, 10 4 10 5 10 10 5 4 10। ये 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? रीजन मैं बताता हूं। जब से जून 24 में सिलेबस चेंज हुआ है, इसके पहले 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे, वो हटा दिए गए हैं। 4 चैप्टर्स इनफैक्ट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 4 चैप्टर सिलेबस में थे, हटा दिए इंस्टीट्यूट ने। तो ये 2 अटेम्प्ट्स ना उन 4 चैप्टर का आखिरी अटेम्प्ट था। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उन 4 चैप्टर्स पे फोकस किया। तो रेक्टिफिकेशन की जगह उसके क्वेश्चंस पूछे। जून 24, 10 मार्क क्वेश्चन नंबर 2A। सितंबर 24, 4 मार्क क्वेश्चन नंबर 1C। जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 2A, जहां पर नॉर्मली रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, वहां पे आईसीआई ने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन डाल दिया, 10 मार्क का बड़ा सा क्वेश्चन। और फिर मई 25 में 10 मार्क क्वेश्चन नंबर 2A। मतलब एक चीज और माइंड में फिक्स कर सकते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्वेश्चन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मुझसे पूछना मत, पर बिना पूछे जवाब दे रहा हूं कि सर अगर मैंने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं की है तो सर मुझे ऐसे 5 चैप्टर्स बता दो जिसको करके मैं सितंबर की एग्जाम में 25 दिनों में 50 मार्क ला सकूं। 2 चैप्टर्स के नाम मैं अभी दे चुका हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गाइस कुछ भी करना, ये चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना। द थर्ड चैप्टर जिसका एनालिसिस नहीं लाओ, उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आज आपको कुछ नहीं आता, लिटरली जीरो, और आप आज भी स्टार्ट करो ना, 8 से 10 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो सकता है, वो भी 1x पे देख के। अगर आप 1.5x पे वीडियो देखोगे तो 7.5 आवर्स में खत्म हो जाएगा, 7 आवर्स में खत्म हो जाएगा। टेल मी गाइस, इज इट नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग दिस मच टाइम? 25 दिन है हमारे पास, जी जान लगा सकते हैं हम लोग 25 दिनों में, राइट? कुछ भी करके हम पास हो सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स। चौथा चैप्टर अब मैं आपके सामने ऐसा लेके आ रहा हूं जिस चैप्टर पे अब इंस्टीट्यूट ने अपना वेटेज ऑल ऑफ द सडन बढ़ा दिया है। उस एक चैप्टर का वेटेज है 20 से 25 मार्क। एनी गेसेस? द वन एंड ओनली कंपनी अकाउंट्स। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस सर? कांट बिलीव इट। May 2018 onwards, look at the analysis. 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15.
दिसंबर 23 15। एक सेकेंड, अब जो साल में 3 एग्जाम्स का सिस्टम आया वो कब से आया? मई 24 ऑनवर्ड्स। मई 24 में और सिलेबस चेंजेस हुए थे, तब से वेटेज देखो जरा, 25 25 20 25। भाई साहब, मई 2025 एग्जाम की कहानी तो ये है कि सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पे 50 मार्क का पेपर है। मतलब अगर कोई बच्चा ये 2 टॉपिक छोड़ के गया होगा, उसको तो वहीं सितंबर का फॉर्म दिख गया होगा। हाँ, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देयर इज सितंबर। ये परत दाखवतो तुला। चाहे इंटर हो, मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं इंटर में, कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग, और फाउंडेशन में सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। चाहे इंटर हो या फाउंडेशन हो, एक चीज मैं बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट इज वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर आस्किंग 1 क्वेश्चन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक नाउ। सो यू लीव अ टॉपिक, यू बी श्योर कि आपके 10 मार्क गए, बट ब्रो दिस इज नॉट वर्थ लिविंग। 25 मार्क का वेटेज और एकदम फिक्स पैटर्न है। लुक एट दिस, जस्ट लास्ट के पेपर देख लो, 5C 6A 5C 6A 5C 6A 5C 6A। थोड़ा ट्रेंड समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रेंड समझ रहे हो बेटा? जो लोग स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, जो न्यूज चैनल पे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ना। हम लोग हमारे पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते? लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 2A 2B की जगह मिल गई हमें। वहां पे कौन कौन से टॉपिक बैठा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 5C और 6A की जगह फिक्स हो गई है कंपनी अकाउंट्स। उसमें भी अब जरा 6A के क्वेश्चन पढ़ो क्या है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर इशू फॉर फीचर, शेयर इशू फॉर फीचर, शेयर इशू फॉर फीचर। इसके ऊपर वाला टर्म भी देख लो, 6A शेयर इशू फॉर फीचर। मतलब क्वेश्चन नंबर 6A जो है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी कौन से चैप्टर के कौन से यूनिट की है? कंपनी अकाउंट्स में भी मल्टीपल यूनिट्स है ना, उसमें से कौन से यूनिट की है? इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मैं उतना सेगमेंट अच्छे से कर लेता हूं, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, 15 मार्क मेरे पक्के। बहुत बार बच्चा घबराता है, बच्चे का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सर वो कंपनी अकाउंट्स में ना सर बैलेंस शीट के क्वेश्चन कैसे करते हैं? भाई एक बार एनालिसिस देख, अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज हैं, बैलेंस शीट सिर्फ एक बार पूछी गई। ये देखो मैं आपके लिए सब लेकर आया हूं यहां पर, ओनली वंस। क्यों डर रहे हो यार उससे? फोकस ऑन द मटेरियल कंटेंट। नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 6A क्लियर हो गया सबको? 6A पे ज्यादातर क्या आ रहा है? इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर? अब जरा 5C पे आ जाओ, देखो क्या है यहां पर पूछा, इशू फॉर फीचर एंड बोनस मिक्स कर दिया। इसको कहते हैं हाइब्रिड क्वेश्चन। हाइब्रिड क्वेश्चन मींस जब 2 से ज्यादा टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड। यहां देखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, बोनस राइट, बैलेंस शीट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ने जो नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो नए यूनिट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 5C में? तो एक टॉपिक कहा बैंक रिकंसिलिएशन, एक कहा रेक्टिफिकेशन, एक कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चौथा टॉपिक क्या हो गया? कंपनी अकाउंट्स। एंड द 5th टॉपिक फ्रॉम मी इज फाइनल अकाउंट्स। सर पार्टनरशिप क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? उस पर तो हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां पर मैं ये जो आपको 5 चैप्टर्स बता रहा हूं ना, ये इनपुट आउटपुट को ध्यान में रख के बता रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट आउटपुट? मैं कितना समय दूंगा और कितने मार्क्स में ले सकता हूं। पार्टनरशिप इज द मोस्ट लेंथीएस्ट टॉपिक ऑफ योर एंटायर सिलेबस। डू यू एग्री विद मी? या किसी को लगा सर पार्टनरशिप तो मेरे लिए ऐसा इजी है, मैं खुद कह रहा हूं, बट लेंदी बहुत है। पार्टनरशिप की एक कैच बताता हूं। मैं एक सेशन लेने वाला हूं, यहां से दिल्ली में मेरा मैराथन खत्म करके आई एम गोइंग औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर। वहां पे मेरा फाउंडेशन का मैराथन है ICI में 25 को। वो यूट्यूब पे लाइव रहेगा, वो देखना। उसमें मैं एक सीरीज लेने वाला हूं, उसका नाम है सुपर 30। सुपर 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन औरंगाबाद में मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसमें मैं कंसेप्ट कवर करवाऊंगा, कंसेप्ट का नाम है पीस मील डिसोल्यूशन। ऑनेस्टली टेल मी, आप में से कितने लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से आता है? पीस मील डिसोल्यूशन। बस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अश्योरेंस दे रहा हूं, आप वो सेशन देख लेना, आपका हो जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं अभी भी बता देता हूं। मई 24 में
ये पीसमील डिसोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस में, तब से लेकर अभी तक इस पे एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब क्या है? या तो सितंबर 25 या जनवरी 26 में पीसमील डिसोल्यूशन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बन जाती है। पार्टनरशिप का वेटेज भी दोस्तों 20 से 25 मार्क है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं है, दे हैव डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और जब आप डिसोल्यूशन की बात करते हो तो उसमें आता है वन लॉट डिसोल्यूशन, उसमें आता है डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर, जहां पे आप पढ़ते हो कंसेप्ट ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। फिर आता है केस डिसोल्यूशन वेयर ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो वहां पर कंसेप्ट आता है डेफिशिएंसी अकाउंट का। फिर कंसेप्ट आता है पीस मील डिसोल्यूशन का, जहां पे टुकड़ों टुकड़ों में आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। पर मैंने इसको 5वें चैप्टर में नहीं रखा है। ट्रस्ट मी, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है बट समय बहुत लगता है। कंपनी अकाउंट्स बिल्कुल मत छोड़ना। एज अ टीचर ऑफ सीए इंटरमीडिएट आई एम टेलिंग यू, सीए इंटरमीडिएट में बहुत पछताओगे अगर कंपनी अकाउंट्स छोड़ा तो। 25 दिन है दोस्तों, बिल्कुल मत छोड़ना। यहां पे आने से 2 दिन पहले मैंने YouTube पे 4 घंटे का रिवीजन सेशन लिया था कंपनी अकाउंट्स का, 4 आवर्स पूरा कंपनी अकाउंट्स। देखा था किसी ने? देखा था आपने? वेरी गुड, इफेक्टिव रहा, समझ में आई सारी चीजें। बोनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हर एक चीज का ट्रीटमेंट सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग में आएगा। आप सब लोग सिर्फ फाउंडेशन पास होना चाहते हो या सीए बनना चाहते हो? तो जब सीए बनना चाहते हो ना, तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। मुझे ज्यादा मेहनत कहां करनी चाहिए? इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं अभी यहां पे इतनी देर से अप्लाई कर रहा हूं। उस कंसेप्ट का नाम है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है ए कैटेगरी आर दोस चैप्टर्स वेयर यू गेट मोर मार्क्स लेस टाइम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी कैटेगरी चैप्टर्स आर दोस चैप्टर्स, क्या होगा वहां पे? क्या लगता है आपको? मोर टाइम लेस मार्क्स। एग्जाम्पल सिंगल एंट्री सिस्टम, एग्जाम्पल पार्टनरशिप अकाउंट, है ना? यू नीड टू गिव मोर टाइम but you will get lesser marks as compared to time. B category chapters are those chapters which are neutral, almost equal time, equal marks. Sir, वहां पे कौन से होंगे? Depreciation, inventory valuation, not for profit organization. तब मैं कौन हूं आपको एबीसी एनालिसिस देने वाला? आप खुद अपना एबीसी एनालिसिस बना सकते हो। सही है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये स्टडीज को इस तरीके से प्लान करो। 25 डेज बहुत है आपके पास, ट्रस्ट मी, बहुत है। एज ए टीचर मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा अभी भी चालू करो हो जाओगे, बट एज अ फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ, मेरे सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ 50 मार्क लाने ना आराम से ला सकते हो, आज से चालू करके, अगर ये 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो। क्लियर? अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, यार मेरे को एक बार क्विकली बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो, मैं कर लूंगा। वेरी गुड, 1 2 3 4। ओके, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं इस चैप्टर में? मतलब सर आपने जब बोल रहे थे ना मेथड 1 मेथड 2, मेरे को तो सब तारे जमीन पर लग रहे थे। कौन है ऐसे? अरे हाथ खुद का ऊपर करना, इधर उधर देख के क्या ऊपर करना? बाकी लोग कहां है भाई? नाटो, नन ऑफ द अबव, नोटा, नाटो, कुछ तो बोलो। बी कैटेगरी में हो? 50-50 है। अब जरा डिफाइन करें 50-50 मतलब क्या? कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है? टेस्ट ले लूं, एक टेस्ट ले लूं? पक्का? क्या नाम है आपका? वो तो मेरा है, आपका भी नाम अंशुल है। आपकी कैसे टेस्ट ले सकता हूं? मेरी भी इक्वली बदनामी हो जाएगी। चलो इसी बात पे बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? अबे नाम की तो इज्जत रख ले। हाँ, पब्लिक ओपिनियन लेके आंसर दे रहे हो अंशुल, बहुत बढ़िया। फेवरेबल बैलेंस सही जवाब है, ठीक है।
और बी कैटेगरी वाले हमारे कौन है? सब बी दिख रहे हैं मेरे को, ए और सी तो बहुत कम थे। हाँ जी मैडम, आप सी से हैं, बी से, किससे? बी कैटेगरी है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को जरा एक बात बताइए, डेबिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब क्या होता है? एक लड़की से सवाल पूछा, कितने लड़के समर्थन कर रहे हैं बताओ? ये जेंडर भेदभाव क्यों? बेचारे अंशुल ने पूछा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको। बहुत गलत बात है। अनफेवरेबल बैलेंस इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैडम से पूछते हैं, मैडम इन ब्लू, ग्रीन के पीछे ब्लू। हाँ मैडम, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, आप नहीं, डरो मत, वो पीछे नॉन चश्मे वाले ब्लू मैडम, ब्लू ब्लू। देयर इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, there is debit balance in cash book and you deposit money in cash book, क्या होगा? मैं कभी बदलाता नहीं। I repeat the question, बिल्कुल, blue blue. There is debit balance in cash book and you deposit money, what will happen? कोई नहीं बोलेगा, लड़की है, समर्थन नहीं देना। अंधेरे से डरता तुझे सब है पता है न मां, क्या मैं इतना बुरा? कोई और ट्राई करो यार। आप काय कैश बुक कम हो जाएगी। ओके, और कोई बताए? 50-50 कैसा? कैश बुक रे महीने डेबिट बैलेंस है, अनपीसा जमा करिया है के होसी। अब निकली ना बी कैटेगरी सी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये सही जवाब है, ये बनेगा एक दिन का मुख्यमंत्री, सही जवाब है ये। कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा मैडम, क्यों? कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, बरोबर है कि नहीं? अब मैंने कहा कि आप उसमें पैसे जमा करते हो, तो जब कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है और आप उसमें पैसे जमा करते हो तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, हाँ कि ना? अंशुल भैया, अब अगले 15 मिनट हम इसी को सीखेंगे, समझ गए? चलो नोट्स में आ जाओ, सीधा बैंक रिकंसिलिएशन में 10 मार्क लेने का है भाई। 1 घंटे में निशान भैया पहुंच जाएंगे यहां पर। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब समझते हैं सबसे पहले इसका। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बरोबर है कि नहीं? अब ये जो बैलेंस शीट में दिखता है बैंक बैलेंस, ये किसके हिसाब से होता है, कैश बुक या पासबुक? बैंक बैलेंस अपियरिंग इन बैलेंस शीट इज एज पर विच बुक, कैश बुक और पासबुक? बट गई है क्लास 2 हिस्सों। क्या लगता है सर जी आपको? बैंक बैलेंस अपियरिंग इन बैलेंस शीट इज एज पर विच बुक, कैश बुक और पासबुक? कुछ लोग सिर्फ बुक बोल रहे हैं, वो तो आएगा ही। अच्छा, कितने लोग कैश बुक बोल रहे हैं? यार ऐसा मत करो यार, मेरे को भी नींद आने लगी यार। ये क्या, ये कौन से वाले हैं? कैश बुक वाले। अच्छा अच्छा, पासबुक वाले हाथ ऊपर करो। देख भाई, फिर टांग ऊपर करने का ऑप्शन नहीं है, किसी तो एक ऑप्शन में हाथ ऊपर कर भाई, सही बोल रहा हूं भाई, नहीं तो मैं तेरी जगह आके बैठ जाना है। अब बोल, कैश बुक या पासबुक? बोथ। तालियां, बहुत बढ़िया। कहां से लाते हो इतना टैलेंट मेरे भाई? मम्मी। अच्छा, कंट्रोल हो जाए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाना खाओगे आपका पेट भरेगा? ऐसा हो सकता है आप खाना खाओ मेरा पेट भरे? नहीं, बस यही तो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके? मेरे। उसमें देखने वाला बैंक बैलेंस किसका? मेरा। तो वो कौन सी बुक ऑफ अकाउंट है जहां पर मेरा बैंक बैलेंस दिखता है लल्ला? कैश बुक। पासबुक मेरी नहीं है। पासबुक क्या है?
इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लो, बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस दिखता है वो कौन सी बुक के हिसाब से दिखना चाहिए? कैश बुक के हिसाब से। समझ में? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है? कौन कौन सी होती है? फटाक से बताओ। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होती है कैश बुक, फिर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, और जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है ना? इसमें से सबसे पहली बुक कौन सी आई? कैश बुक। कैश बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? 3। नंबर 1, ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स, पैसा आया तो कैश बुक में जाएगा। ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट्स। तीसरा, कॉन्ट्रा एंट्रीज। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज? ये कैसे आंसर दे सर? है कॉन्ट्रा ना। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज जो डेबिट भी कैश बुक में होती है, क्रेडिट भी कैश बुक में होती है। जैसे कि 3 एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपो जर्नल एंट्री मोटा भाई शू जर्नल एंट्री છે? बैंक अकाउंट डेबिट न केस अकाउंट क्रेडिट। समझी गयो? शाबाश। 2, केस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। केस विड्रॉन फ्रॉम बैंक ની જર્નલ એન્ટ્રી શું છે મોટા ભાઈ? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ। સમજી ગયો? છેલ્લું છે હા तीसरा, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मेरे 2 बैंक अकाउंट है, एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक। तो मैं एक्सिस से, ध्यान से सुनना, एक्सिस से आईसीआईसीआई में पैसा ट्रांसफर करूंगा। जर्नल एंट्री बताओ। आईसीआईसीआई अकाउंट डेबिट टू एक्सिस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक का नेचर क्या होता है? पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर हो गया? तो कैश बुक हमारी मेन बुक बन गई। अब मेरी कैश बुक में जो कैश इन हैंड दिखेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। मेरी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस दिखेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। बराबर है? तो पहला आंसर क्लियर हो गया। वापस कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है सवाल। हाँ, कोई भी सवाल पूछेगा कि बैंक बैलेंस एज पर बैलेंस शीट इज एज पर विच बुक? आंसर क्या है? कैश बुक। फिर मेरा एक क्वेश्चन है, देन वाई पासबुक? वाई पासबुक? जब हम बैलेंस शीट बैंक बैलेंस जो है कैश बुक के हिसाब से ले रहे हैं, पासबुक ની શું ગરજ છે મોટા ભાઈ? कैश बुक मैच करने के लिए नहीं। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा इधर आके बैठेंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको। हाँ जी, क्या लगता है आपको? व्हाई डू वी गेट पासबुक? सिंपल क्वेश्चन है। पाजी ट्राई करो यार। ओके, पार्शियली सही है। ओके, नहीं, ट्राई करो यार, खाली दिमाग देखो, गलती यहां कर सकते हो। हाँ भाई, नहीं सर, आपने एक कैटेगरी कहा था, बैंक रिकंसिलिएशन, मैनिंग चेक्स। बहुत नजदीक हो आप, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अच्छा चलो ट्राई करो। अच्छा, मैं सिंपल सी चीज बोलूं, आपको अपनी नानी को समझाना है कि पासबुक क्या होता है। नानी, दादी, अब बताओ मैडम इन ग्रीन। पर क्यों पासबुक? क्यों पासबुक की जरूरत क्यों है? हाँ, ये किसने आंसर दिया? बहुत बढ़िया आंसर दिया। बैंक हमारा कैश बुक बना रहा है। कैश बुक अकाउंट होल्डर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, पासबुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है? बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Whenever a transaction take place between an account holder and a bank, क्या वो ट्रांजेक्शन सिर्फ अकाउंट होल्डर के बुक्स में लिखा जाएगा क्या? नहीं, वो अकाउंट होल्डर और बैंक दोनों के बुक्स में लिखा जाएगा। जैसे कि मैं हूं कौन? अकाउंट होल्डर। मैं कहता हूं कि मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूं, अब मैं बनता हूं बैंक, मेरे पास से पैसे गए,
बैंक के पास पैसे, डेबिट द रिसीवर, नहीं क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीव, बराबर है कि नहीं? अकाउंट होल्डर के पास से जब पैसा जाएगा, बैंक के पास पैसा, पैसे को छोड़, मेरे पे फोकस कर, हाँ, बैंक के पास पैसा आएगा। उल्टा होगा तब, जब मैं बैंक में जा रहा हूं पैसे निकालने के लिए, तो मेरे पास पैसा, बैंक के पास से, अकाउंटिंग दोनों को करनी पड़ेगी। बैंक अपने पास हर एक अकाउंट होल्डर का एक लेजर अकाउंट बनाता है, उस लेजर अकाउंट की एक कॉपी हमें देता है, उस कॉपी को पता है क्या कहते हैं? पासबुक। मुझे तेरे दिल के अंदर एक खाता खुलवाना है, मेरे नाम का एक पासबुक खोल दे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही प्रपोज करता है। सिंपल सी चीज है यार। एवरी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन अकाउंट होल्डर एंड अ बैंक, डोंट यू थिंक सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यस और नो? टेल मी। यस, मतलब ये तो मैच होना चाहिए। बैलेंस एज पर कैश बुक शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का 100%? अगर ये मैच हो रहा है ना, तो ये चैप्टर की जरूरत ही नहीं है। मतलब सबसे पहली चीज यहां पर पता है क्या लिख सकता हूं मैं? वो ये कि इफ CB BAL is equal to PB BAL, no bank reconciliation statement required. Agreed? But अगर कैश बुक बैलेंस जो है इट इज नॉट इक्वल टू पासबुक बैलेंस, भैया ये मैच क्यों नहीं हो रहा है? जब हर एक ट्रांजैक्शन जो मैंने आपके साथ किया है वो कैश बुक में भी है, वो पासबुक में भी है, फिर भी बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में मैं दो चीजें करता हूं। नंबर 1, आई फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, आखिर वो कौन से ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा है, और दूसरा रिजॉल्व दोज डिफरेंसेस। फिर मैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे दो दोस्त मेरे आंखों के सामने झगड़ रहे हैं, मैं क्या करूंगा? हमारे भैया कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, इसके चेहरे ने बहुत कुछ बोल दिया है, सर मेरा मनोरंजन हो रहा है, मैं वहां खड़ा हूं, और मार, मुंह तोड़ साले का, मुंह तोड़, घुसा मार घुसा, मैं ऐसा करूंगा? क्या करेंगे? अरे बोलो ना यार, मनोरंजन। हम रिकंसिलिएशन कराएंगे। क्या मतलब है रिकंसिलिएशन का? एक को बोलेंगे तू चुप रह, और दूसरे को बोलेंगे यू टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर दूसरे को बोलेंगे तू चुप रह, और पहले को बोलेंगे यू टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वही चीज हम यहां करते हैं। हमारे ये दो दोस्तों का नाम पता है क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब समझ में आया? अब इसको समझने के लिए मैंने ये 3 टेबल्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले 3 टेबल्स को समझते हैं, अच्छे से समझना। टेबल नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। क्या है टेबल नंबर 1? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। मैं 2 बुक्स ले रहा हूं, कैश बुक और पासबुक, और मैं इसमें समझूंगा इन 2 टर्म्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट इन कैश बुक एंड क्रेडिट इन कैश बुक, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट इन पासबुक एंड क्रेडिट इन पासबुक? इज इट क्लियर? अब कैसे करना है इसको? देखो सर, जब हम कैश बुक की बात करते हैं ना, रटना कुछ नहीं, समझना। जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, हम यहां पे कैश बुक की बात कर रहे हैं कौन से कॉलम की? बैंक कॉलम की। बैंक रिकंसिलिएशन में कैश बुक का हमेशा मतलब पता है क्या होता है? कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। आर वी रेफरिंग टू कैश कॉलम ऑफ कैश बुक? नो। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक is which account? It is your bank account. What is the nature of bank account? Personal account. And what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. एक सेकंड, क्या कहा अभी आपने? Debit the receiver, credit the giver. बैंक अकाउंट अगर डेबिट होता है, इसका मतलब पैसा आया है। Debit the receiver, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्या है? अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक ने पेमेंट किया है। वेरी गुड, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। डेबिट इन कैश बुक मीन्स व्हाट? रिसीट, पैसा आया है।
एंड क्रेडिट इन कैश बुक मीन्स व्हाट? पेमेंट, मतलब पैसा गया है। क्लियर हुआ सबको? एक दूसरी चीज ध्यान रखना, देखो मैंने यहां लिखा है कैश बुक और पासबुक में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अभी मैंने क्या सिखाया था? मैंने अकाउंट होल्डर ने पैसा दिया, गोज आउट, बैंक ने पैसा लिया, मनी कम्स इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलर चीज। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ऐसा एक एरो बना सकता हूं और इस एरो का मतलब क्या लिख सकता हूं कि पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होगा? पेमेंट होगा। पासबुक के डेबिट का मतलब अब क्या होगा? पेमेंट होगा। और पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होगा? रिसीट होगा। अभी कोई बच्चा कहता है सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो बेटा एक काम करो, मेरे को एक बार पैसे ट्रांसफर करो 10-20 रुपए। फिर देखो मोबाइल पे मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट इज डेबिटेड विद। क्या मैसेज आएगा? योर अकाउंट इज डेबिटेड विद। अच्छा, अगर मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा? हाँ, वी हैव रिसीव्ड टू द क्रेडिट ऑफ योर अकाउंट। क्रेडिट मतलब रिसीट। ये जो मैसेज आपको आ रहा है ना, ये बैंक भेज रहा है। बैंक की बुक कौन सी होती है? पासबुक। आया समझ में? तो अब यहां से मैं एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं। भाई लोगों बताओ मुझे, कैन आई कम टू अ कंक्लूजन एंड से डेबिट ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट ऑफ पासबुक? Yes or no? Do you agree with me? All of you? Debit of cash book is equal to credit of passbook. और इन दोनों का मतलब क्या होता है? पैसा आया है, मतलब receipt. Similarly, can I say credit of cash book is equal to debit of passbook? इसका मतलब क्या है? पैसा गया है, मतलब पेमेंट। टेबल नंबर 1 सबको क्लियर हुआ क्या बेटा? पक्का? 100%? चलो अब आते हैं टेबल नंबर 2 पे। टेबल नंबर 1 का टाइटल पढ़ो, क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस। टेबल नंबर 2 का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसेस। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर टॉपिक हमने पढ़ा होगा। 2 टाइप के बैलेंसेस होते हैं। कौन से 2 टाइप के होते हैं? वेरी गुड। एक होता है डेबिट बैलेंस, दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड, शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस? सर, when debit side of an account is greater than credit side of an account is said to have what type of balance? Debit balance. एग्री करते हैं सभी जने मुझसे? दिख रहा है ना सबको वहां पे पीछे से? अगर आपके लेजर अकाउंट के 2 साइड होते हैं, टी फॉर्मेट होता है। The left side is known as the debit side and the right side is known as the credit side. So if the total of debit side is greater than the credit side, then account is set to a which balance? Debit balance. और अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है तो क्रेडिट बैलेंस। ये क्लियर है? मैं यही चीज नीचे लिख लेता हूं, बस ये इधर हो जाएगा। क्लियर है? सही लिखा मैंने? अब एक काम करो, टेबल नंबर 1 की हेल्प लो। टेबल नंबर 1 की हेल्प लो, क्योंकि कैशबुक के डेबिट क्रेडिट का मतलब हमने कहा समझा है? टेबल नंबर 1 में। और पासबुक के डेबिट क्रेडिट का मतलब भी टेबल नंबर 1 में। सही कह रहा हूं? उसकी हेल्प लेते हैं और समझते हैं कि कैशबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। पहले तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। चलो आ जाओ टेबल नंबर 1 में। कैशबुक, डेबिट का मतलब रिसीट, क्रेडिट का मतलब पेमेंट। एक बात बोलो, क्या मैं यहां कर ये लिख सकता हूं क्या? रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स। सही लिखा है क्या? चेक करो। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस में नीचे क्या लिखूंगा? पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट। पहले यहां तक क्लियर है क्या सभी जने? चेक करो। Receipts are more than payments. Debit balance, debit is greater than credit. Cash book debit means receipts. Cash book credit means payments. Receipts are more than payments. ठीक है? Receipts are more than payments. मतलब मैंने कमाए 100 रुपए, रिसीट 100 रुपए, पेमेंट 50 रुपए, मेरे पास अभी भी बैलेंस कितना बचेगा? 50 रुपीज। ये पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस? हाँ, पॉजिटिव बैलेंस होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। इसको पता है क्या कहते हैं? फेवरेबल बैलेंस, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव बैलेंस। कोई सो तो नहीं गया? अपने आसपास सभी यात्रियों की सुरक्षा आप करें, देखें। हाँ, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब समझ में आया? अच्छा, इसको फेवरेबल क्यों कहते हो समझ में आया? क्योंकि बैंक में पैसा होना अच्छी बात है, फेवरेबल। अच्छा, नीचे वाली सिचुएशन देखो क्या है?
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। अगर मेरे पेमेंट ज्यादा होंगे, रिसीट्स कम होंगे, तो क्या पोजीशन बनेगी? हाँ, और नेगेटिव बैंक बैलेंस है ना, इसको कहेंगे हम अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। इसको टेक्निकली कहते हैं ओवरड्राफ्ट। काफी बार बच्चे का सवाल आता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, मेरे बैंक में तो जितना पैसा होता है मैं उतना ही निकाल सकता हूं ना सर, उससे ज्यादा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। दिस इज अ फैसिलिटी अवेलेबल ओनली टू बिजनेस अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, वेरी गुड, वेयर यू आर अलाउड टू ड्रॉ मनी मोर देन योर अवेलेबल बैलेंस, है ना। तो आप टेम्परेरीली कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकालते हो तो आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? पक्का 100%? अब एक काम करो, यही चीज पासबुक के लिए बना के दिखाओ, ट्राई करो ना, टेबल नंबर 1 का रेफरेंस लेके। पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, ट्राई करो। अब पासबुक के डेबिट और क्रेडिट का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है टेबल नंबर 1 में, वहां से हेल्प लो, जैसे मैंने ये बनाया वैसे बनाकर देखो। ये पार्टिसिपेट करते चलो, दिमाग में फिट हो जाएगा। पासबुक के डेबिट का मतलब बताओ यारो क्या है? नहीं, बैलेंस नहीं पूछा मैंने। पासबुक में डेबिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं यहां लिखता हूं पी। पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या है? रिसीट्स, आर लिखूं यहां पे। अच्छा, अब डेबिट बैलेंस में पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, और क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा? वेरी गुड, रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, वेरी गुड। अब जरा एनालिसिस करो, पासबुक डेबिट बैलेंस में क्या हो रहा है? पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। ये कौन सी पोजीशन बन गई? अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और नीचे वाली पोजीशन क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब क्या है? माय रिसीट्स आर मोर देन माय पेमेंट्स। ये क्या हो गया? फेवरेबल बैंक बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर हुआ क्या सबको? एक कंक्लूजन लिख सकते हैं नीचे, क्या लिखेंगे कंक्लूजन? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। एंड व्हाट डज दैट मीन्स? इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस। आ रहा है क्या सबको समझ में? क्लियर हो रहा है? पक्का? दूसरा कंक्लूजन क्या कह सकते हैं भाई? राइट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। वेरी गुड, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, अनफेवरेबल बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, अमेजिंग। आया समझ में? क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? तो अब मैंने जो क्वेश्चन मैडम को पूछा था, मैडम अब वो क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे हो? क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब क्या हो गया? फेवरेबल बैलेंस। और फिर मैंने क्या कहा था? आपने उसमें पैसा जमा किया है, तो जब मेरे पास ऑलरेडी फेवरेबल बैलेंस है और मैं पैसा जमा करूंगा तो क्या होगा? मेरा फेवरेबल बैलेंस बढ़ जाएगा। यही चीज हम देखेंगे अब टेबल नंबर 3 में। टेबल नंबर 3 का टाइटल देखिए क्या है सभी जने? अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन बैलेंसेस। ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा टेबल नंबर 1 में, बैलेंसेस के बारे में पढ़ा टेबल नंबर 2 में। अब हम इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे सर? समझिए। मेरे दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं, एक होता है फेवरेबल बैलेंस, दूसरा होता है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस, क्लियर? फेवरेबल का मतलब हो गया पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है सभी जने? क्लियर हो गया? लेट मी पुट अप अ फिगर ओवर हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज आई टेक 100 rupees एज फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस आई टेक -100। हैव आई डन करेक्ट? सही लिखा है? नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस सेगमेंट गाइस, दिस सेगमेंट। मेरे पास 100 रुपए का बैंक बैलेंस है
और मैं उसमें रिसीट करता हूं, मतलब पैसे जमा करता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 20 रुपीज। पहले मुझे बताओ अरिथमेटिकल आंसर क्या होगा इस कैलकुलेशन का, प्लस या माइनस? प्लस 120। इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरा बैलेंस कितना था? प्लस 100। इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा बैलेंस कितना हुआ? प्लस 120। कैन आई से इफ देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस, चाहे किसी भी बुक में हो, कैश बुक या पासबुक में, अगर फेवरेबल बैलेंस है और मैं पैसे जमा करता हूं तो मेरा फेवरेबल बैलेंस, मेरा पॉजिटिव बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी? यही क्वेश्चन मैंने वो मैडम को पूछा था उस समय, जिसका आंसर यहाँ पे सर ने सही दिया था। समझ में आया कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है और मैं पैसे जमा करता हूं तो मेरे कैश बुक का, पासबुक का, जिसका भी फेवरेबल बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरी सिचुएशन लेते हैं, फेवरेबल बैलेंस है और मैं पैसे निकालता हूं, क्या होगा? 100 रुपीज का बैलेंस है, मैं विड्रॉ करता हूं -20। अरिथमेटिकल आंसर बताओ क्या होगा? प्लस 80। क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? हाँ, पॉजिटिव बैलेंस गोस डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। जो 100 का पॉजिटिव बैलेंस था वो पॉजिटिव बैलेंस अब 100 की जगह 80 का हो गया। ये इफेक्ट कब होगा? व्हेन आई हैव फेवरेबल बैलेंस इन माय बुक, वेदर इट इज कैश बुक और पासबुक, डजंट मैटर। आपको पता है ये तीनों टेबल की खास बात ये है कि आप सारे क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्लस माइनस अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। ओवरड्राफ्ट में भी आप प्लस अज्यूम करके कर सकते हैं, जस्ट ये ट्रिक याद रखना। तो आपके किसी भी बुक में अगर फेवरेबल बैलेंस है और आप पेमेंट करते हैं तो फेवरेबल बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं अनफेवरेबल की सिचुएशन में। ये क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ओके, 40 मिनट है हमारे पास और -100 का बैलेंस है और आप पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, मैं +20 करता हूं यहां पे। गिव मी अरिथमेटिकल आंसर -80। सही है? सभी जन एग्री है ना? सिर्फ छापिफिकेशन में नहीं लगना है, समझना है। क्या कहोगे अब आप? हाँ सर, मेरा नेगेटिव बैलेंस था। एग्जाम्पल ले लो, बैंक का लोन था, मैंने बैंक में जाकर पैसे जमा किए, मेरा लोन बढ़ेगा या घटेगा? मेरा लोन बढ़ेगा या घटेगा? मेरा लोन घटेगा। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत हो इस पे। हाँ, मेरा लोन कम हो जाएगा। बैंक से लोन लिया है भाई, पैसे जमा किए, लोन का क्या होगा? कम हो जाएगा। बस वही चीज कह रहे हैं। -100 था, आपने 20 डिपॉजिट किया, मेरा नेगेटिव बैलेंस कम्स डाउन। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। लास्ट, इसके ऊपर एक दो इलस्ट्रेशंस लेंगे, डोंट वरी। आई हैव नेगेटिव बैलेंस -100, आई मेक फर्दर पेमेंट, सपोज -20। व्हाट इज माई न्यू बैलेंस? हाँ, -120। भाई साहब, पहले से ही एक लोन चल रहा था, अब माई फोन को चाहिए आईफोन, तो आईफोन लेने के लिए और लोन ले लिया, तो कर्ज बढ़ेगा या घटेगा? योर लाइबिलिटी इंक्रीजेस। सो यहां पर हम क्या कहेंगे? नेगेटिव बैलेंस इंक्रीजेस। 5 एग्जांपल्स लेते हैं इसके, फिर क्वेश्चन पे जंप करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? भाई मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, जितने भी लोग सी कैटेगरी में बैठे थे ना, उन सबको एटलीस्ट बी में लेके आना है और बी वालों को ए में लेके आना है। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कि देयर इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ध्यान से सुनना है और ये तीनों टेबल आप रेफर कर सकते हो आपने जो लिखा है। देयर इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड यू डिपॉजिट मनी, व्हाट विल हैपन? देयर इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। सर, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। अब आता हूं मैं टेबल नंबर 3 में। आपने क्या कहा? फेवरेबल बैलेंस है एंड यू डिपॉजिट मनी, तो व्हाट विल हैपन? माय फेवरेबल बैलेंस गोस अप। क्लियर हुआ? मेरा फेवरेबल बैलेंस बढ़ जाएगा। देयर इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड यू मेक पेमेंट, व्हाट विल हैपन? There is debit balance in cash book and you make payment, what will happen? Positive balance goes down. Clear हुआ? पक्का? तीसरा, there is credit balance in passbook. There is credit balance in passbook. और आपका एक कस्टमर है
वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आके पैसे जमा करता है, क्या होगा? देयर इज क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, उसका मतलब क्या हुआ? फेवरेबल बैलेंस, बिल्कुल सही है ना, वहां से पकड़ो उसको, फेवरेबल बैलेंस है। आपका एक कस्टमर है, वो सीधा बैंक में जाके पैसे जमा करता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कहते हैं ना उसको। तो आपके बैंक में डिपॉजिट किया, फेवरेबल बैलेंस है, और डिपॉजिट किया तो क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस विल गो अप, पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? फोर्थ ट्रांजेक्शन, आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है, आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है, और बैंक ने किसी को पेमेंट किया है आपके बिहाफ पर, क्या होगा? सोच समझ के जवाब। मैं रिपीट करता हूं, आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है ना? सभी जने कोशिश करो बेटा कनेक्ट करने की, हमारा काम है कोशिश करना। आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है, और आपके बैंक ने आपके बिहाफ पे किसी को पेमेंट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय द बैंक। आपके पासबुक के बैलेंस का क्या होगा? क्या इंक्रीज होगा? हाँ, नेगेटिव बैलेंस विल गो अप। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी जने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव बैलेंस गोज अप? सर, डेबिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब था नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, और बैंक ने ओवरड्राफ्ट होने के बावजूद और पेमेंट कर दिया, तो ओवरड्राफ्ट पे और पेमेंट हो गया, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। लास्ट ट्रांजैक्शन, फिर क्वेश्चन पे जंप करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा ध्यान से सुनना, आपके पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, आपके पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, और आपने बैंक से पेमेंट किया है, तो क्या होगा? आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, और आपने मार्केट में जाके कुछ खरीदा है, तो स्कैन किया, फोन पे, गूगल पे, गाल पे, जो भी देना दिया, बैंक बैलेंस का क्या होगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, पॉजिटिव बैलेंस विल गो डाउन। व्हाई इट विल गो डाउन? क्योंकि सर क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मींस व्हाट? फेवरेबल बैलेंस। और आपने किसी को पेमेंट किया है, क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट किया, पेमेंट करते से बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ, तो बैंक में फेवरेबल बैलेंस था, और आपने पेमेंट किया, फेवरेबल बैलेंस कम्स डाउन। क्लियर हुआ? डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो? नाउ बैंक रिकंसिलिएशन में क्यों होता है, क्या होता है, ये सबको क्लियर हुआ? यहां तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार, वी कैन अफोर्ड 2-3 minutes ऑन डाउट्स। एनी डाउट्स एनीवन? गाइस, जितना स्टेटस था उससे बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं, मतलब क्या होता है, कैश बुक, पासबुक का ये 3 टेबल्स क्या होती है, डेबिट क्रेडिट किसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं, सब क्लियर हो गया? पक्का? नाउ बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की 2 मेथड्स होती है। कंसीडरिंग टाइम मैं अभी मेथड्स में नहीं जा रहा हूं, मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में जंप कर रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, चेक कीजिए। आरटीपी मई 2020 एंड सीए फाउंडेशन नवंबर 2018 एग्जाम पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन, चेक कीजिएगा सभी जने। कैन यू स्पॉट दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स ऑल ऑफ यू? पक्का? अब सर हमें यह पता चल गया कि बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाना है, अब यह देखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की सिंपल 4 स्टेप्स होती है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, पहले सुन लो, लिखो मत। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपके 2 ही पॉइंट्स हैं, एक है बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा है बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको दोनों में से किसी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है। गाइस, ये सिलेक्शन ना डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में डेटा कैसे अवेलेबल है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस अवेलेबल है, अब तो मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है ऊपर, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, दैट्स ऑल। डू यू नो बैलेंस एज पर पासबुक? आंसर इज नो। सो डू यू हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट? कैसे सर? कहां है पासबुक?
गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं सर, हम सबको अधिकार है, ये तो उम्र है बेटा बहकने की, बहको। आगे आप ये क्वेश्चन पे वापस, है ना, बिल्कुल सही है। देखो अगर क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है तो आपके पास चॉइस है, जैसे कि हमारे सर कह रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है। हाँ बिल्कुल सही है, देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आरटीपी में 19 के क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस दिख रहे हैं। पढ़ो बेटा एक बार फटाक से, क्या लिखा है। On 30th November 2018, the cash book of Mr. Harry showed an overdrawn position of 4480, although the bank statement shown only 3200 overdrawn. So there is overdraft as per cash book of 4480, overdraft as per passbook is 3200. बिल्कुल सही कहा। इस क्वेश्चन में मेरे पास चॉइस है, अगले क्वेश्चन में मेरे पास चॉइस है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। कंपल्सरी इस क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। डन। स्टेप नंबर 2, असाइन अरिथमेटिकल साइन। अब यहीं पे कैच है जो हम करेंगे, असाइन अरिथमेटिकल साइन। मैथमेटिक्स में 2 अरिथमेटिकल साइन है, प्लस और माइनस। तो हमारे जितने भी रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम अरिथमेटिकल साइन असाइन करेंगे, मतलब इसमें से कुछ तो प्लस होगा और कुछ तो माइनस होगा। स्टेप नंबर 3, एड और सब्सट्रैक्ट रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जिसको भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया है उसमें प्लस वाले ट्रांजैक्शंस को हम ऐड करेंगे और माइनस वाले ट्रांजैक्शंस को हम लेस करेंगे। और स्टेप नंबर 4, अराइव एट एंडिंग पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, एंडिंग क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बना के पूछूं, जवाब दोगे। While preparing bank reconciliation statement, if starting point is debit balance or favorable balance as per cash book, the ending point has to be favorable balance as per passbook. I repeat, while preparing bank reconciliation statement, if the starting point is favorable balance as per cash book, the ending point has to be favorable balance as per passbook. तीसरा तो आंसर ही नहीं पॉसिबल है, ट्रू या फॉल्स। आप में से कितने जने फॉल्स कह रहे हैं, पहले तो ये बताओ। यार ये तो गलत बात है यार, ट्रू पे आवाज सबसे ज्यादा देते हो, फॉल्स पे हाथ सबसे ज्यादा ऊपर करते हो। फिर ट्रू वाले कौन है। हमारा तो जमानत जब्त हो जाएगी भाई, चुनाव में मत खड़े तुम लोग। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। रीजन बताएं सर आप। हाँ बहुत बढ़िया रीजन दिया है भाई। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एंडिंग पॉइंट की गारंटी है क्या कि फेवरेबल बैलेंस ही होगा एज पर पासबुक। नहीं, एंडिंग पॉइंट कैन बी आइदर फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने ट्रू किया उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने सिर्फ बुक पे फोकस किया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, ट्रू, कबूल है आगे बढ़ो। लेकिन ये जरूरी है देखना कि नेचर ऑफ बैलेंस क्या है। जरूरी नहीं है कि फेवरेबल टू फेवरेबल हो। ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में है जहां स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है लेकिन एंडिंग पॉइंट में ओवरड्राफ्ट आ रहा है, आ सकता है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। 4 स्टेप समझ में आए, रिवाइज करते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टेप नंबर 2, असाइन अरिथमेटिकल साइन। स्टेप नंबर 3, ऐड और सब्सट्रैक्ट अरिथमेटिक रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन। एंड स्टेप नंबर 4 इज अराइव एट एंडिंग पॉइंट। क्लियर हुआ, पक्का। अब सब जने अपने हाथ निकालो है, और हाँ पेन निकालो और अपने राइट हैंड में पेन पकड़ के अपने लेफ्ट हैंड में लिखोगे सी। मुझे भी दो यार कोई पेन, अल्लाह के नाम पे मुझे पेन। जानबूझ के चुभने वाला पेन दिया ना, लड़की चाहती है मुझे दर्द हो। बहुत बढ़िया भाई। एक तो ना ये पुंगी पेन मत यूज किया करो यार, यूज एंड थ्रो वाले पेन। मेरे को कल परसों एक स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर सीए एग्जाम में कौन सा पेन यूज करना चाहिए। मैंने कहा कौन सा करना चाहिए नहीं पता, पर ये पुंगी पेन नहीं करना चाहिए यार।
स्पीड बनती है, झूठ बोल, सस्ता आ रहा है। नहीं हाँ सच बोल, टाइमेक्स पायलट बहुत महंगे, 3 रुपए में काम हो जाता है सर। चलो सभी जने लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे सी, सी फॉर कैश बुक। लिखो मैडम। नो सर, यू नो आई गॉट मैनिक्योर डन टुडे, माय हैंड्स विल बिकम डर्टी, oh no my nails, come on yaar, and on your right hand you are going to write P। राम, ये लड़की, ये लीजिए मैम। So your left hand is your C, C stands for cash book, and your right hand is your P, P stands for passbook। लिखा सभी ने? पक्का 100%? किधर देख रहे हो भैया, इसको निहार रहे हो, समझ रहे हो? लिखा सभी ने? पक्का तैयार है? चलो अब मेरे को इसको रखना पड़ेगा, आवाज नहीं आएगी, इसको चालू कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी। वाले भैया हमारे क्या कर रहे हो, क्योंकि दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे ना। तैयार है सभी लोग? अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन पे प्लस और माइनस असाइन कैसे करते हैं। ये जो तरीका है ये बहुत आसान है, एग्जाम में यूज कर सकते हो, लेकिन सावधानी, एग्जाम में हाथ टेबल के नीचे डालकर यूज करना, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर ऐसा ऐसा किया तो इन्विजिलेटर बाहर निकाल देगा आपको, है ना। टेबल के नीचे हाथ डालना एंड यूज लाइक दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश, एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज 18,60,000। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब कौन सा बैलेंस होता है? फेवरेबल बैलेंस। शाबाश, ये बात यहां पर लिखो, फेवरेबल बैलेंस। बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो अब हमारा फोकस सेट हो गया है, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है, दिख रहा है सभी को, टेबल नंबर 3 का ये कॉलम है फेवरेबल बैलेंस का। मतलब अब मुझे इस क्वेश्चन में इस कॉलम को रेफर करना है। क्लियर? पक्का? बहुत बढ़िया। नाउ चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। ट्रांजैक्शन को समझते हैं, आराम से समझेंगे, चिंता मत करो, निशान सर को आने में 24 मिनट है। चेक इशूड टू क्रेडिटर, मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैंने उसको क्या दिया? चेक दिया। चेक क्या होता है? इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इफ आई हैव टू पे मनी टू समवन, मैं उसको तो ये नहीं बोल सकता भाई बैंक में जाके मेरा नाम ले ले, पैसे मिल जाएंगे, मेरे चाचा की बैंक है। नहीं, बैंक एक रिटन डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसको कहते हैं चेक। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ चेक? क्विकली 3 months। आफ्टर 3 months चेक बिकम डैश। और एक टेक्निकल वर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, I'm waiting for that one word. After 3 months, after the validity of a check gets over, a check become dash. Answer सही है, dishonor सही है, expired सही है। No. After the validity of a check gets expired, a check becomes dash. Answer is stale. S-T-A-L-E. Stale का मतलब होता है dishonor, expired, है ना। It's a legal word, dishonor और expired, ठीक है, no problem। मैं नहीं बताऊंगा, लॉ के टीचर को ऐसा हुआ है, या यहीं छोड़ दो ये बात को। अब क्या हुआ है? आपने चेक किसी को दिया, क्या वो सामने वाले बंदे के पास 3 महीने का समय है? वो 3 महीने में कभी भी चेक बैंक में जमा कर सकता है और कभी भी उसका पैसा ले सकता है। अब जब तक वो बंदा चेक बैंक में जमा नहीं करेगा खुद की बैंक में, तब तक मेरी बैंक से पैसा नहीं कटेगा, और जब तक मेरी बैंक से पैसा नहीं कटेगा मेरी पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। सभी जने जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करते रहेंगे, मेरे साथ साथ समझते रहेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से पहले कैशबुक और पासबुक का बैलेंस सेम है ना भैया जी? कैशबुक और पासबुक का बैलेंस सेम है। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। सभी जने करें, कम ऑन ऑल ऑफ यू। अरे शर्माई है नहीं भैया, कीजिए। एंड आई डोंट वांट एनीवन डूइंग टॉमी पोज लाइक दैट, नो लाइक दिस। स्ट्रेट हैंड्स, सामने वाले के कंधे पे नहीं, सामने वाली कुर्सी पे नहीं। बी अ मैन। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों बुक का बैलेंस सेम है।
अब ट्रांजैक्शन हुआ है, हमने चेक इशू किया है। चेक कौन इशू करता है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर की बुक कौन सी बुक होती है? कैश बुक कौन सा आता है आपका? लेफ्ट हैंड है। हाँ, अब आपने चेक इशू किया है, टेबल नंबर 3 आपका फेवरेबल बैलेंस है और आप पेमेंट करते हैं, तो कैश बुक में क्या होगा? सर जल्दी बोलो, हाथ दुख रहे सर, दुखने दो। हाँ, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। देखो कम हो गया। अबे डिसाइड कर लो कौन सा हाथ कैश बुक है पहले यार, इसीलिए तो लिखवा है। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। पासबुक का बैलेंस काहे ज्यादा है? क्योंकि उसने बैंक में जमा नहीं किया है और बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। दोनों बुक का बैलेंस मैच हो रहा है क्या मुन्ना? नहीं। तब क्या करेंगे? मैच करेंगे। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैश बुक। व्हाट इज योर एंडिंग पॉइंट? हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे मतलब ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं आके लगाता हूं प्लस। प्लस। कुछ लोग एकदम आराम से बैठे, अबे छोड़ो कौन सा कैश बुक और पासबुक बनाना है, हम आराम से करेंगे। आया समझ में पहला ट्रांजैक्शन? दूसरा, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। समझिएगा, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। पहले तो ये बताओ ये ट्रांजैक्शन कहां हुआ है, कैश बुक या पासबुक में? पासबुक में हुआ है। क्या हुआ पासबुक में? पैसा आया। इंपॉर्टेंट, बाकी सब छोड़ो सर, पैसा आने दो। पासबुक में पैसा आया है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, लेकिन कैश बुक में उसके बारे में कोई एंट्री नहीं है। चलो करते हैं सभी जने, रेडी ऑल ऑफ यू? सभी जने, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ, बैंक में पैसा आया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ये देखो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक कौन सा हाथ है? राइट हैंड है। पासबुक, ओ राजा ये क्या है? नो टॉमी पोस्ट, बीएमएन, डीओ की एड नहीं देखी, लगा हाथ ऊपर कर। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक का बैलेंस कम क्यों है? क्योंकि कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट शो करवानू मोटा भाई। हाँ, ऐड, बहुत बढ़िया, अद्भुत। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लिटिल लिटिल, वेरी गुड। नो पूरा, शाबाश अंशुल भैया, सारा, खूब सारा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये इंटरेस्ट तो बड़ी विचित्र चीज है, ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब क्या होता होगा? मेरी आंखों में तो देख, पैसे कट गए, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट डेबिटेड मतलब पैसे कट गए, मतलब इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ? रिसिप्ट नहीं, रिसीट, बी साइलेंट, रिसिप्ट, रिसीट। इंटरेस्ट मिला है, अब यहां पे क्या हुआ है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब इंटरेस्ट रिसीट। चलो, इंटरेस्ट कहां रिसीव हुआ है? मतलब इसकी एंट्री कहां हुई है? पासबुक में। कहां पर एंट्री नहीं हुई है? कैश बुक में नहीं हुई है ना। चलो करते हैं सभी जने, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तैयार है? यस सर। सभी जने, बहुत बढ़िया। ट्रांजैक्शन हुआ है कि बैंक में पैसा आया है, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया आपका, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्ट मिला है। कैश बुक में कई खबर નથી। स्टार्टिंग पॉइंट શું છે? કેશ बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। શું કરવાનું મોટા ભાઈ? हो गया, सिंपल सेलू છે। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने बैंक में चेक जमा किया पर अभी तक वो पैसा उसका बैंक में जमा नहीं हुआ। ठीक है, इट टेक्स टाइम, क्लियरिंग का जो टाइम लगता है सो लगता है। कम ऑन ऑल ऑफ यू, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक किसने जमा किया? आपने। आप कौन है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर की बुक कौन सी है? कैश बुक। कैश बुक में कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। टेबल नंबर 3 क्या कहता है? अगर फेवरेबल बैलेंस है और आप रिसीट ट्रांजैक्शन करते हैं तो फेवरेबल बैलेंस गोस अप। बैंक में
बैलेंस नहीं आया, पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या करेंगे, खत्म, सिंपल। 10 मार्क्स जेब में, भैया प्रैक्टिस करो बस। क्या माइनस आया था ना इसका, वेरी गुड। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। पहले तो बताओ ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में हुआ है भाई लोगों, बैंक चार्जेस कौन लगाता है, बैंक। बैंक की बुक कौन सी है, पासबुक। आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी है, हमको ये पता चला बैंक की बुक कौन सी, हमारी बुक कौन सी। पासबुक में बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए। बैंक चार्जेस लगने से क्या होता है, रिसीट होता है या पेमेंट होता है, पेमेंट होता है, एग्रीड। चलो देखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, क्या मैं कह सकता हूं कि पासबुक का बैलेंस देखो 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 नीचे आ गया। हाथ दुख रहे हैं मैडम, हाथ दुख रहे हैं मैडम, नहीं, बहुत बढ़िया। स्कूल में ऐसा होता था ना, मच्छर काटते थे, पता नहीं कहां से आते थे, ऐसा होता था असेंबली में से खड़े, कहां से, कुछ दिखते नहीं थे मच्छर, पर काटते थे, ऐसे भी काट रहे होंगे किसी। हाँ जी, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, सिंपल। इनविजिबल मॉस्किटोज, वेरी गुड। नेक्स्ट, a check deposited into the bank was dishonored but no intimation was received। अब ये ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना, ये ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिट का नहीं है, डिसऑनर का है। मैंने एक चेक बैंक में जमा किया, अब वो डिसऑनर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं चेक जमा करता हूं तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाता है, अगर बाद में वो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक क्या करेगा, बैलेंस कम करेगा। मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी है ये कौन सी बुक में होगी, सभी जने क्लियर है इस बात पे। वापस रिपीट करता हूं, निशान सर को आने में 15 मिनट है। मैंने जब चेक बैंक में जमा किया तो बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, वो बैलेंस कौन सी बुक में बढ़ेगा, पासबुक में। बाद में किसी रीजन से चेक डिसऑनर होता है तो बैंक मेरा बैलेंस डिडक्ट करेगा, वो कौन सी बुक से डिडक्ट करेगा, पासबुक से डिडक्ट करेगा। अब मेरा चेक डिसऑनर हो गया, इसकी एंट्री पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। लगाएं रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन का अरिथमेटिकल एंट्री, देखें, चलो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक डिसऑनर हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, हाँ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ऑलवेज गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, हम इसको करेंगे लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लास्ट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड इन दिस कनेक्शन। इसको कहते हैं पेमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर मुझे फ्रीक्वेंटली कुछ पेमेंट्स करने हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ट्यूशन फीस पे करना है, तो मैं हर महीने पेमेंट करने की जगह बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से आप पेमेंट कर देना। क्या बैंक आपसे हर महीने परमिशन लेगा इस चीज की, नहीं, बैंक ऑटोमेटिकली पेमेंट करेगा। बैंक जब पेमेंट करेगा तो एंट्री कौन सी बुक में होगी, कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेट्स डू इट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक हैज मेड पेमेंट, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, क्या करेंगे, कम करेंगे, स्वाहा। अब जरा कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके देखते हैं, मैच होता है क्या। 18,60,000, 3,60,000, 2,50,000, 6 Oh yes, 13,70,250 rupees. Check all of you. Have you got this answer? सर कैलकुलेटर नहीं लाए सर हम, ऐसे कितने लोग हैं बताओ। वाह, आपको पता है अगर सब जने कैलकुलेटर लाते थे और ईमानदारी से कैलकुलेशन करते थे, अभी क्लास में जो आवाज आती थी ना कैलकुलेटर के बटनों की, हाँ हाँ, ऐसी ऐसी आवाज, बहुत बढ़िया। ऐसी आवाज आई नहीं, मतलब कैलकुलेटर लाए नहीं। जो लाए हैं कैलकुलेट करके देखे प्लीज। 13,70,250, बहुत बढ़िया, अद्भुत,
13,70,250 आंसर आया सभी का। ट्रिक समझ में आई सबको? एक और क्वेश्चन कर लें क्या फटाक से? लेट्स डू इट। जनवरी 2021 एग्जाम, एक अलग सा अटेम्प्ट हुआ था। 24 जनवरी 2021 का पेपर हुआ था उन सभी बच्चों के लिए जिनको 2020 में कोविड हो गया था। एक स्पेशल एग्जाम इंस्टीट्यूट ने ली थी, मात्र 6,250 बच्चों ने एग्जाम दी थी, रिजल्ट भी काफी कम लगा था। 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बहुत अच्छी बात है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? फेवरेबल बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? अनफेवरेबल, फेवरेबल। पक्का? लॉक करें? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में मेरे पास चॉइस है क्या स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करने की? क्यों नहीं है? एक ही बैलेंस है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बन जाते हैं क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलता मेरा सोल्यूशन सही है या नहीं है। अगर एग्जाम में दोनों बैलेंस दिए हुए हैं तो मुझे तो इंस्टेंटली पता चल जाएगा ना कि मेरा सोल्यूशन सही है कि नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, नॉट टू वरी। नाउ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऑल ऑफ यू लेट्स डू विद मी टुगेदर, कम ऑन। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। क्या करेंगे? लेस करेंगे, स्वाहा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस। ऐसे भारी भारी शब्द फेंकेंगे एग्जाम में आपको घायल करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी की तरह होता है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपको जब किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं और बड़ा अमाउंट करना है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तो आरटीजीएस करते हैं, रियल टाइम पे हो जाता है। एनईएफटी को थोड़ा टाइम लगता है ना। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस ऑन 31 दिसंबर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई सिंपल भाषा में बोलो, ट्रांजैक्शन क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अभी इसको घुमा फिरा के बोल दिया, ना ये डेटर ना ये आरटीजीएस, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, फॉरगेट अबाउट इट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक एंट्री कहां करेगा? पासबुक में। पासबुक में कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। टेबल नंबर 3 कहता है फेवरेबल बैलेंस एंड यू रिसीव मनी, योर फेवरेबल बैलेंस गोस अप। ओके, बैंक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया, अद्भुत। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्विकली गाइस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वेरी गुड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। प्लीज सभी जने करें मेरे साथ। चेक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक डिपॉजिटेड कहां पे एंट्री होगी बेटा जी इसकी? कैश बुक, पासबुक नहीं, कैश बुक। चेक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर करता है, तो अकाउंट होल्डर एंट्री कहां करेगा? कैश बुक। कैश बुक में बैलेंस बढ़ जाएगा बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। बैंक में भी क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। वेरी गुड। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन कैश बुक। सेम ट्रांजैक्शन हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में ना। चेक डिसऑनर हुआ, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक डिसऑनर जब होता है तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, एंट्री एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट given to the bank on 31st December 2020 but the same affected by bank on 1st January 21। क्या ट्रांजैक्शन है ये? हमने बैंक से कहा था कि आपको एक पेमेंट करना है 31st दिसंबर को। अब यहां डेट्स क्यों रेलेवेंट है? रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st दिसंबर 2020। मैंने 31 दिसंबर को बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको एक पेमेंट करना है 4,000 रुपए का, और बैंक ने
उसका पेमेंट 31 दिसंबर तक नहीं किया, बैंक ने उसका पेमेंट कब किया? 1 जनवरी को। दोस्तों मैंने जिस दिन इंस्ट्रक्शन दिए थे उस दिन मैंने कैश बुक में एंट्री पास कर दी थी, लेकिन पासबुक में एंट्री पास नहीं हुई। अच्छा ट्रांजैक्शन है, समझते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने जब बैंक से कहा कि पेमेंट कर देना, तो मैंने कैश बुक में पेमेंट कर दिया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। क्या बैंक ने पेमेंट किया 31 दिसंबर तक? नहीं, तो पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। एंडिंग पॉइंट, तो हम क्या करेंगे? विल गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, वी विल ऐड। लेट्स टेक टोटल्स। 1,98,000 minus 34,000 plus 1 lakh plus 45,000 minus 25,000 minus 5,000 plus 4,000. Is it coming 2,83,000? नीचे मैंने सोल्यूशन दिया, जरा देखो तो उससे मैच हो रहा है क्या? है 6 मिनट मेरे पास और है। अब इसकी कहानी समझो क्या है। ये क्वेश्चन के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी है। ये क्वेश्चन है मेथड नंबर 1 का, लेकिन इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आया था, जो आपके सामने है, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में इसको सॉल्व कर दिया मेथड नंबर 2 से। अब ये कंफ्यूजन है बहुत बार बच्चों के माइंड में कि सर अगर हमने ऐसा किया तो मार्क्स कटेंगे या मार्क्स मिलेंगे। लेट मी क्लैरिफाई दिस। पहली बात, व्हेन शुड वी यूज मेथड नंबर 1 एंड व्हेन शुड वी यूज मेथड नंबर 2? देखो गाइस, समय हमारे पास कम था, लिमिटेड था, उसमें मैं जितना बेस्ट करवा सकता था मैंने आज करवाया, लेकिन मैंने आपके साथ मैराथन का शेड्यूल शेयर किया है, उसमें यूट्यूब पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हम डिटेल में करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। टू आंसर दिस क्वेश्चन, मेथड नंबर 2 का नाम है एडजस्टेड कैश बुक मेथड, जहां पर हम पहले कैश बुक को एडजस्ट करते हैं और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट करने वाले ट्रांजेक्शन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है उसको कहते हैं एरर्स इन कैश बुक। मतलब अगर कैश बुक में कोई गलतियां हुई है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं एरर इन कैश बुक। सर एग्जांपल, ओवरकास्टिंग, ओवर स्टेटमेंट, रॉन्ग पोस्टिंग एरर्स, ये एरर्स इन कैश बुक है। दूसरा, एरर्स इन पासबुक, गलती मैंने नहीं की है, गलती बैंक ने की है। किसी पूजा ने ट्रांजैक्शन किया था, PUJA, बैंक ने POOJ के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया, ये गलती किसकी है? बैंक की गलती है, इसको कहते हैं एरर इन पासबुक। तीसरा, टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन। टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन which takes place on separate dates in cash book and in passbook. दो simple example है, check issued but not presented for payment and check deposited but not collected. I repeat, check issued but not presented for payment and check deposited but not credited. इसको क्या कहते हैं? टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन। मतलब एक टेम्परेरी समय के लिए, फॉर अ टेम्परेरी टाइम देयर इज डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। इज इट क्लियर? चौथा होता है, उसे कहते हैं जेन्युइन ट्रांजैक्शन। जेन्युइन ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में नहीं होते हैं, पासबुक में होते हैं, लेकिन वो कैश बुक में होने चाहिए। जैसे कि बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपको सर्विसेज दी, फैसिलिटी दी, तो बैंक उसका चार्ज नहीं लगाएगा? लगाएगा, लेकिन आपसे पूछ के लगाएगा? नहीं, बैंक चार्जेस सीधा आपके पासबुक से डिडक्ट कर लेगा। ये एंट्री पासबुक में दिख रही है, कैश बुक में नहीं दिख रही है, पर क्या ये एंट्री कैश बुक में दिखनी चाहिए? यस, इसको कहते हैं जेन्युइन ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, पेमेंट मेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इन सबको कहते हैं जेन्युइन ट्रांजैक्शन। दोस्तों इन 4 में से ना 2 ट्रांजैक्शंस हमारे कंट्रोल के हैं और 2 ट्रांजैक्शंस हमारे कंट्रोल के नहीं हैं। कौन से 2 ट्रांजैक्शन हमारे कंट्रोल के हैं? हम हमारी गलतियां सुधार सकते हैं, एरर इन कैश बुक। हम जेन्युइन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या हम बैंक की गलतियां सुधार सकते हैं? वेरी गुड, जस्ट 1 मिनट सर, इट्स राइट। क्या हम टाइमिंग डिफरेंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले जिन जिन गलतियों को सुधार सकते हैं
मतलब जो जो ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकते हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, और जब मैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा तो मेरी कैश बुक में कुछ चेंजेस होंगे, मेरी कैश बुक में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, इसीलिए वो बन जाती है कौन सी मेथड? एडजस्टेड कैश बुक मेथड। समझ में आया? अब कब फॉलो करना है एडजस्टेड कैश बुक मेथड? सिंपल सी चीज है, अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ऑन ईयर एंडिंग डेट, व्हाट इज द ईयर एंडिंग डेट? 31st मार्च, और अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ही आप मेथड नंबर 2 फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है, चाहे कोई भी ईयर एंडिंग डेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 31 दिसंबर हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो कितना है 31 दिसंबर, लेकिन अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा होता था ना कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, तो फिर हमें कौन सी मेथड फॉलो करना है? मेथड नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन, सर अगर मेथड 2 के क्वेश्चन को मेथड 1 से किया या 1 के क्वेश्चन को 2 से किया तो क्या होगा? आंसर तो सेम आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेथड 1 के क्वेश्चन को मेथड 1 से ही करना है और 2 के क्वेश्चन को मेथड 2 से ही करना है। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? चलो, विद दिस अमेजिंग नोट, इट्स एग्जैक्टली 11 o'clock, मैं यहां पे आज का मेरा सेशन करता हूं समाप्त। प्रशांत सर यहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं। He'll be starting with your session of quantitative aptitude, then you will be having lunch break followed by session of Jatin sir economics and then followed by session of law। कल हम यही साइकिल को रिपीट करेंगे, कल सुबह हम लोग वापस कनेक्ट होंगे यहाँ पे 9 o'clock शार्प। आई स्टार्ट सेशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ 8:30 तक पहुंच जाइएगा। कल मैं यहाँ पे चालू करूंगा कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने पूरा एनालिसिस किया है ना। आई होप इट वॉज अ फ्रूटफुल लेक्चर। मजा आया सभी को? सब समझ में आया? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।